हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की पॉलिटी की अगली क्लास होगी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम्बल संविधान की प्रस्तावना भारत एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो आशाओं को दर्शाता है और लोगों की आकांक्षाएं प्रस्तावना जैसे प्रस्तावना के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, संपूर्ण संविधान पर प्रकाश डालता है। The preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement which reflects the hopes and aspirations of the people. The preamble can refer to as the preface which highlights the entire Constitution. भारत की प्रस्तावना के पीछे के आदर्श संविधान जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्धारित किया गया था। नेहरू का उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। हालांकि यह अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। प्रस्तावना के उद्देश्यों को बताता है। संविधान जब भाषा होती है तो लेखों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में कार्य करता है और यह स्पष्ट पाया गया है। Although not enforceable in court, the preamble states that the objective of the Constitution and act as an aid during interpretation of Article 7 language is found ambiguous. प्रस्तावना से यह संकेत मिलता है कि संविधान की सत्ता का स्रोत भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना में उस तारीख का उल्लेख है जब इसे अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों के बारे में कहा गया है, जैसे इंडिया इज अ सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलिए इन्हीं के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना के मुख्य शब्द। हम भारत के लोग। यह भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता को इंगित करता है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सत्ता जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। संप्रभु इस शब्द का अर्थ है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। सोवरिन का मतलब होता है द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर इन द कंट्री। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। सोशलिस्ट यानी समाजवादी का अर्थ है लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इट्स मीन जैसे सेकुलर। द टर्म मीन्स दैट ऑल द religions in India get equal respect, protection and support from the state. It was incorporated in preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. अगला शब्द है डेमोक्रेटिक शब्द। इस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। द टर्म implies that the Constitution of India has established form of the Constitution which get its authority from the will of the people expressed in election. रिपब्लिक शब्द का अर्थ है, यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। The term indicates that the head of the state is elected by the people. In India, the President of India is the elected head of the states. चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य। संविधान सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है। न्याय। समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है जिसका वादा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। इसमें 3 तत्व शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। चलिए जानते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहता है।
आर्थिक न्याय का मतलब, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि लोगों के साथ उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को अपनी जीवन यापन के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने का समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है। प्रस्तावना में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे अन्य शब्दों के बारे में भी कहा गया है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। समानता, समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज़ के लिए समान अवसर दिए गए हैं। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है लोगों को अपनी जीवन शैली चुनने, राजनीतिक विचार रखने और समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर में ही। बंधुत्व का शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना और देश और सभी लोगों के साथ भावनात्मक लगाव है। बंधुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इन शब्दों के उद्देश्यों का एक महत्व निकलता है। यह जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करता है। इसमें सुखी जीवन की धारणा के रूप में भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता शामिल हैं, जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, ना ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को ख़त्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीज़ों का स्वाभाविक क्रम नहीं बन सकती। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा होने में सुप्रीम कोर्ट में कई बार चर्चा हुई है। इसे निम्नलिखित 2 मामलों में पढ़कर हम समझ सकते हैं। जैसे पहला मामला था हमारा बेरोजगारी वाला मामला। इसका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ के रूप में किया गया था, जो बेरोजगारी संघ से संबंधित भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान प्रदान पर था, जिस पर 8 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने विचार करने का निर्णय लिया था। बेरोजगारी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। बेरोजगारी मामले से यही फैसला उस टाइम निकला हुआ था। उसके बाद फिर से एक बार चर्चा होती है प्रस्तावना की केशवानंद भारती केस में। इस मामले में पहली बार किसी रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बुलाई गई थी। न्यायालय ने माना कि संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। प्रस्तावना किसी प्रतिबंध या निषेध की सर्वोच्च शक्ति या स्रोत नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान के परिचयात्मक भाग का हिस्सा है। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में न्याय की अदालत में इसे सीधे लागू नहीं किया जा सकता। आगे चलकर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 43वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है। तथ्य में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367 और 379 और 394 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद से लागू हुए और बाकी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी आदर्श वाक्य से अपनाया गया था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।